चलिए शुरू करते हैं गुप्त काल। और सबसे बड़ी बात कि याद रखिएगा, जितने भी कमेंट करते हैं, जितने भी लाइक करते हैं, जितने भी फॉलो करते हैं, थैंक यू वेरी मच। स्पेशली सबका नाम नहीं ले सकता, इसलिए नहीं ले पाता हूँ, इसलिए तो कमेंट में ही आपको हम हमेशा रिप्लाई देते हैं, हमेशा आपकी सम्मान करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर रिप्लाई देने लगूंगा तो और यूट्यूबर की तरह मैं भी हो जाऊंगा कि भाई पढ़ाने से ज़्यादा रिप्लाई देने लगे, नाम लेने लगे आप लोगों का। इसलिए मेरी भावनाओं को आप समझिए, मैं आपकी भावना को समझते हुए कमेंट ज़रूर करता हूँ। देर करूँ लेकिन जब भी करूँ कमेंट आपके रिप्लाई को देता हूँ। गलत हो या सही हो, हम रिप्लाई अवश्य देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपसे उच्च कोई नहीं है मेरे लिए जीवन में, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। चलिएगा पहला प्रश्न की बात करते हैं गुप्त काल का। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? बताइएगा। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक अगर पूछे श्रीगुप्त जी को बता दीजिएगा। और सही बात है, श्रीगुप्त जी क्या है? प्रथम शासक हैं। अगर बात करें नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता है, तो गुप्त काल का ही है। समझ गए? अगर नगरों का अगर क्रमिक पतन हो गया, पतन मतलब विनाश की होते ही ये पतन, ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण विशेषता थी किसकी? गुप्त काल की। गुप्त काल की ही विशेषता थी। देखिए, नगर का पतन मतलब अंत। क्यों होने लगा था पता है? नगरों पे ध्यान देने से ज्यादा क्या हुआ, व्यापारिक और वाणिज्य जो होते थे उस पर गिरावट होने लगा। और गिरावट होने के कारण तो अंत तो होना ही था। समझ गए? और सामंतवाद की मजबूती वहां से बढ़ने लगी। तो यहाँ पे जो है गुप्त काल के समय अगर पूछे नगरों का जो पतन होने का समय पूछे तो हम गुप्त काल टिक लगाएंगे। आगे बात करते हैं, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल जो है स्वर्ण युग कहलाता है या कहा जाता है, जिसे हम गोल्डन एज भी कहते हैं? तो अगर पूछे दे आपसे कि अच्छा जी आप ये बताइए कि भारत के जो एशियंट हिस्ट्री है उसमें जो वंश है गुप्त काल, वो बताइए किसका उसे किस नाम से हम जानते हैं या उसे क्या कहा जाता था, बता सकते हैं? तो हम बोलेंगे हाँ स्वर्णकाल कहा जाता था। अच्छा, गुप्त काल को स्वर्णकाल? हाँ जी, स्वर्णकाल मतलब गोल्डन एज कहते थे। ओहो, ये बात है। चलिए, ये तो आप याद करवा दिए हमको। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया, तो हम बताएंगे गुप्त वंश का जब समय काल पूछे ना तो 275 से 550 बता दीजिएगा। ईस्वी बताया जाता है एनसीईआरटी महेश्वर नवल के तहत। तो 275 से 550 ईस्वी बता दीजिएगा गुप्त वंश की अवधि। अच्छा, ये बात है। तो और भी जानकारी लेते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हाँ, क्या क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन इतना बार पूछा है कि सबको पता है, समुद्रगुप्त को। अच्छा, समुद्रगुप्त तो भारत का नेपोलियन था। हाँ जी, भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को। हाँ, ये तो बात है, समझ में आ गया हमको। आगे चलिए। देखिए, मेरे ड्रामा हो या नौटंकी की तरह आपको लगता हो तब क्षमा चाहते हैं। अगर मेरे ड्रामा करने से, मेरे फन की बातें करने से अगर आपको याद होता हो तो क्या दिक्कत है, ड्रामा कर लेता हूँ मैं। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग कि समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत, ठीक है, भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ये सवाल पता है बीपीएससी वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बीपीएससी की तैयारी करते हैं या यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं या यूपी एस की तैयारी करते हैं तो इसमें सवाल पूछा था कि समुद्रगुप्त कौन था। तो समुद्रगुप्त तो हम जानते हैं गुप्त वंश का शासक था। तो समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त का प्रथम शासक कौन है? तो समुद्रगुप्त है। उसके बाद कौन आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, जो कि परम भागवत की उपाधि धारण किया था। देखिए, यहाँ पे सवाल को ध्यान से सुनिएगा। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? तो हम बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की? हाँ जी, गुप्त संवत की। और भी चंद्रगुप्त प्रथम किया है, द्वितीय ने ही प्रथम किया है। तो अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त मतलब संवत की स्थापना किया। हाँ, ये तो हमको याद हो गया। चलिए, किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? जैसे ही देवगुप्त आएगा ना, चंद्रगुप्त द्वितीय को टिक लगाएगा, प्रथम को नहीं, द्वितीय को। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो उपाधि मिला था, उसका एक नाम था, क्या नाम था? देवगुप्त। इसे आप उपाधि बोल दीजिए या गुप्त नाम बोल दीजिए, दूसरा नाम बोल दीजिए। क्योंकि जैसे होता था कि चंद्रगुप्त द्वितीय तो नाम पड़ गया, लेकिन इसका प्रथम नाम क्या है, इसका और क्या नाम था? तो देवगुप्त है ना। कई को घर का नाम कुछ है, बाहर का नाम कुछ है, तो उसी तरह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता है? तो ये जो संचालित होता है ताम्रलिपित से होता है। अगर उत्तर भारतीय व्यापार का पतन की बात करेगा,
ठीक है, गुप्त काल में उत्तर भारत व्यापार की पतन से संचालित होता है, तो हम बताएंगे ताम्रलिप्ति। देखिए पतन का मतलब होता है बंदरगाह भी, है ना, याद रखिएगा। ये बात हो गई। तो आगे हम बात करते हैं कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की। अगर हम बात करें, किसकी बात करेंगे? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख का, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख बोलिए या प्रयाग प्रशस्ति बोलिए, से जो है समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। तो किसके विषय में जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, जिसे हम इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, उस समय क्या मिलता है कि उस समय जो समुद्रगुप्त था उसका शासनकाल कैसा था, सैन्य अभियान कैसे हुआ, ये सब बातें बोली गई है समुद्रगुप्त के समय में, कि उस समय सैन्य अभियान जो चलाया गया था वो उस समय कैसा है कैसा नहीं था, ये बताया गया है। किससे? प्रयाग प्रशस्ति में। अगर आपसे पूछेगा किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, तो जैसे ही गुप्त शासक पूछे कि प्रथम बार कौन सिक्का जारी किया था, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया? सिक्के जारी किए। दिल्ली की जो है कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद था के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध जो लौह स्तंभ है, किसकी स्मृति में बनाया गया? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की स्मृति में याद में बनाया गया, जिसे हम चंद्रगुप्त द्वितीय बोलते हैं। तो अगर जो आप दिल्ली में जो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद है, समझ रहे हैं, ये मस्जिद बनाया गया था स्पेशली जब आए थे दिल्ली सल्तनत आया था तब, है ना। तो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद जब बनाया गया तो उसके आंगन में, मतलब कब से बनाया है लौह स्तंभ? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। तो सोचिए चंद्रगुप्त द्वितीय पहले आया था ना, 275 से 550 तक शासन किया है ईस्वी तक। तो समझिए, और दिल्ली सल्तनत तो इधर आया 1000 के बाद, है ना। तो समझ जाइए कि ये कब्जा किया हुआ था, ये आप भी जानते हैं। तो दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में अगर जाइएगा तो वहाँ पे लौह स्तंभ है, और ये बनाया गया है किसकी याद में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की याद में। क्लियर हो गए? जिसे हम चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। और भी जानकारी लें तो किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? तो शक को जीतने वाला, शक वंश को जीता था, विजय किया था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जीता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, तो शक विजेता कहलाया क्योंकि शकों को हराकर जीता था। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो वहाँ पे जब गुप्त काल की अगर बात करें और उस समय आयुर्विज्ञान की बात किया जाए, तो उसके विषयक जो रचना किए थे वो करने वाले व्यक्ति के डॉक्टर बोलिए, जो कर सकते हैं सुश्रुत हैं। सुश्रुत हैं कौन है? सुश्रुत हैं। तो गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय की रचना या विषय की रचना के लिए सुश्रुत हैं प्रसिद्ध थे, याद रखिएगा, आयुर्विज्ञान के रूप में। चलिए, ये भी बात हो गई। और भी जानकारी ले लें, लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थोड़ा है। क्या इंपॉर्टेंट है? सुन लीजिए। तो गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां क्या है, बताइए। ठीक है, बताइए। तो गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां की अगर बात करें तो ये शासक उपाधियां, ठीक है, क्लियर हो गए। तो जैसे श्रीगुप्त को अगर उपाधि मिला था, श्रीगुप्त तो हम जान ही रहे हैं, प्रथम है भाई, गुप्त वंश का संस्थापक माने जाते हैं। तो श्रीगुप्त उपाधि लिए थे 2 चीज, आदिराज का और महाराज का। तो बोला जाता है कि श्रीगुप्त जो थे वो बोले कि मैं 2 उपाधि लूंगा, पहला उपाधि आदिराज का लूंगा और दूसरा भाई महाराज का लूंगा। भाई महाराज हूं मैं, महाराज की उपाधि लूंगा ना। तो श्रीगुप्त तो थोड़ा भाई जीते हैं, प्रथम संस्थापक हैं, तो भाई महाराज उपाधि ले लिए, कॉमन चीज था। लेकिन बोले कि हम महाराज में ही खुश नहीं होंगे, हमको आदिराज की भी उपाधि चाहिए। तो वो श्रीगुप्त आदिराज की उपाधि ले लिए। तो पूछेगा कि आदिराज की उपाधि कौन लिया? श्रीगुप्त लिए। महाराज की उपाधि किसे मिला? श्रीगुप्त लिए, गुप्त वंश में। अब चंद्रगुप्त द्वितीय सोचा कि अच्छा आप महान हैं तो हम भी तो महान हैं, हम भी तो गुप्त वंश के शासक हैं, आप खाली संस्थापक हैं, हम भी तो राजा कर रहे हैं, हम भी बहादुर हैं। तो वो बोला कि हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि ले लेंगे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि ले लिया। अब विक्रमादित्य की जगह पे एक और उपाधि ले लिया, विक्रमादित्य तो लिया ही, और लिया विक्रमांक ले लिया। तो विक्रमादित्य, विक्रमांक बोल दे या विक्रमादित्य, कौन लिया? द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया। क्लियर हो गया? बोलिएगा नहीं ना? चलिए ठीक है। अच्छा, ये बात हुई। तो हम चलते हैं समुद्रगुप्त को आगे देखते हैं, तब समुद्रगुप्त को देखेंगे। तो समुद्रगुप्त बोला कि तुम लोग ले लिया भाई, ये सब उपाधि ले रहे हो,
ठीक है, मैं मानता हूँ कि श्रीगुप्त के बाद हमारा समुद्रगुप्त आएगा। तो समुद्रगुप्त बेचारा बहुत सारा लिया है, लेकिन यहाँ पे इसका एक ही को फेमस चाहता था, पराक्रमांक, क्योंकि पराक्रमांक था कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपना उपाधि पराक्रम की उपाधि ली थी। किसकी उपाधि ली थी? पराक्रम का उपाधि लिया था। चलिए अब आते हैं हम भाई कुमारगुप्त का। पूछते कि अच्छा ये बताइए कि कुमारगुप्त की उपाधि जो बोल रहे हैं, कुमारगुप्त जो लिया है वो उपाधि का नाम बता दीजिए। तो हम बोलेंगे हाँ लिया है महेंद्रादित्य। क्या है? महेंद्रादित्य लिया है। तो महेंद्रादित्य का उपाधि लेने वाले व्यक्ति या राजा शासक गुप्त वंश का कुमारगुप्त है ना? कौन है? कुमारगुप्त है। ध्यान से सुनिएगा, कुमार है बेचारा, उसको विवाह हुआ है कि नहीं पता, लेकिन कुमार है। कुमार है तो सोचा कि हम कुमार हैं, हमको कुमार नहीं रहना है, हमको महेंद्र बनना है, तो महेंद्रदित्य बन गया। स्कंदगुप्त की अगर बात करें, स्कंदगुप्त की बात करें तो शक्रादित्य। देखिए महेंद्रादित्य की उपाधि ले लिए कुमारगुप्त, तो स्कंदगुप्त ने बोला कि शक्रादित्य का उपाधि हम लेंगे। अच्छा शक्रादित्य का उपाधि लेंगे, एक और उपाधि लेंगे हम, शक्रोपम, शक्रोपम की उपाधि लेंगे। अच्छा शक्रोपम की उपाधि आप ही लोगे, शक्रादित्य का उपाधि तुम ही लोगे। कौन बोला? स्कंदगुप्त बोला कि देखिए हम स्कंदगुप्त हैं, स्कंदगुप्त में हमको स लग रहा है, और स जब लग रहा है तो सहे से जोड़ के ना लेंगे। तो हाँ भाई स से लीजिएगा, और शक की बात हो रही है, शक शासक, बहुत बार शक जो है उस समय थे, तो सोचा कि शक है तो हम भाई शक को हराने के नाम पे ले लेंगे। तो बोला कि स से हम स्कंदगुप्त हैं, स्कंदगुप्त नाम भी है श से, और श से स्कंदगुप्त है तो शक्रादित्य ले लेंगे और शक्रोपम ले लेंगे। अब पम लगा दीजिए और दित्य लगा दीजिए, क्योंकि दित्य भाई जो है गुप्त काल का थोड़ा सा हाई फाई जो है डायलॉग था। विक्रमादित्य, शक्रादित्य, महेंद्रादित्य, विक्रमादित्य, है ना? तो ये हो गया। तो स्कंदगुप्त सोचा, अब सोचा कि ठीक है भाई चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त सबको ले लिया, समुद्रगुप्त ले लिया, तो हम चंद्रगुप्त प्रथम जो है फालतू में है, हम भी लेंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम बोला कि भाई तुम लोग इतना इतना बड़ा ले लिया, हम सबसे बड़ा ले लेंगे उपाधि। क्या ले लेंगे? महाराजा धीराज का ले लेंगे। महा तो रहेंगे ही, राजा धीराज का ले लेंगे। जाइए, मतलब हमारे श्रीगुप्त बाबूजी ले लिए भाई आदि राजा महाराज का, तो हम चंद्रगुप्त प्रथम हैं, तो हम प्रथम है तो सबसे पहले हम भी लेंगे, महाराजा धीराज का ले लेंगे उपाधि। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या लिया? महाराजा राजा धीराज की उपाधि ले लिया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य और विक्रमांक का ले लिया। पराक्रमांक मतलब सबसे श्रेष्ठ बना, क्रमिक व्यक्ति है, युद्ध लड़ने में डरता नहीं है, जीत सकता है, इसलिए पराक्रमांक है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? दिनार कहा जाता था। पूछेगा गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा गया? दिनार। दिनार शब्द का इस्तेमाल हुआ पैसा के लिए। चंद्रगुप्त के दरबार में जो है 9 रत्न रहते थे, और 9 रत्न जो रहते थे उसमें से एक छपनक जी थे, वो क्या थे पता है? फलित ज्योतिष थे। क्या थे? ज्योतिष थे। तो उस समय भी ज्योतिष होते थे, और उस समय जो ज्योतिष होते थे वो छपनक होते थे, और छपनक जो थे बहुत ही फेमस थे, जो कि चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से आते थे। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त द्वितीय का, तो समय काल अगर पूछ दे तो 375 से 445 बता देना, 415 बता देना, सॉरी। तो 375 से लेके 415 ईस्वी बता देना है। किसका बता देना है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का समय काल पूछे तो 375 से लेके 415 ईस्वी बता देना है। पता है चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं एक विद्वान था, मतलब स्वयं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, समझ गए? राजा था। विद्वानों का जो है आश्रयदाता कहा जाता है इसे। मतलब सोचिए, सबसे बड़ी बात है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आश्रयदाता। तो आश्रयदाता किसे कहा गया? चंद्रगुप्त द्वितीय को। क्यों कहा गया? क्योंकि वो विद्वानों को रखता था अपने पास, अनुभव था उसे, क्योंकि खुद विद्वान था। उसके दरबार में जो है 9 रत्न मतलब 9 विद्वान रहते थे। 9 विद्वानों का एक समूह को कहा गया नवरत्न। कब कहा गया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, अकबर के समय भी, अकबर भी समझिए 9 रत्न रखता था, समझ गए? तो ये ध्यान रखना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को आश्रयदाता के नाम से कहा गया। 9 विद्वानों का एक समूह बनाया था जो कि नवरत्न के नाम से बताया गया, और वो अपना निवास में रखता था, अपने राज दरबार में रखता था। अभी इसमें से 9 में से 9 का नाम सुन लीजिए। कालिदास बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो पूछता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कालिदास थे या नहीं थे? तो कालिदास थे। यह भी पूछ देता है कि कालिदास किसके दरबारी कवि थे या किसके दरबार में रहते थे? तो हम बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे।
अब देखिए धनवंतरी का नाम सुने होंगे, धनवंतरी जी का बहुत ही फेमस नाम है। धनवंतरी जी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम जानते हैं कि डॉक्टर के रूप में हम जानते हैं इनको, है ना? चलिए, तो धनवंतरी का नाम अगर आता है तो हम बोलेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि चंद्रगुप्त के द्वितीय के समय जो नवरत्नों में से धन्वंतरी का भी नाम आता है, धन्वंतरी जी का नाम आता है। अब देखिए छपनक की बात करते हैं तो छपनक जी भी अभी पढ़े कि ज्योतिष थे वो, तो वो नवरत्नों में से एक का नाम आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में और कौन थे? शंकु भी एक बहुत ही नवरत्नों में से एक आते थे। एक बेताल भट्ट, नाम सुने होंगे बेताल का, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और बेताल की कहानी, तो वहाँ पे बेताल एक भट्ट होते थे, समझे? तो बेताल भट्ट नाम के जो रहते थे वो रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ठीक है? बेताल भट्ट, और बेताल की कहानी भी बन गई थी, समझ गए? तो लेकिन वो अलग कहानी है, ये अलग कहानी है, वो काल्पनिक कहानी है। ये बेताल भट्ट नाम के वहाँ पे रहते थे, ठीक है? कहानीकार के रूप में ही जाना जाता है इनको भी। अमर सिंह की बात करते हैं तो अमर सिंह जो थे वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय रहते थे। घट कर पर, क्या है? घटक या घट कर पर बोलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और ये भी बहुत ही प्रसिद्ध और नवरत्नों में से एक माने गए थे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट देखिए बता देता हूँ, कालिदास से पूछ चुका है, धन्वंतरी से पूछ चुका है, छपनक से पूछ चुका है, बेताल भट्ट से नहीं पूछा है, पूछेगा, अमर सिंह से नहीं पूछा है, शंकु से नहीं पूछा है, घट परकत से नहीं पूछा है, ये 4 से नहीं पूछा है लेकिन पूछेगा। लेकिन वराह मिहिर से पूछ चुका है। तो वराह मिहिर जो है किसके दरबारी या किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और अगर पूछे वररुचि भी थे, जो कि नवरत्नों में से एक थे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये क्लियर हो गए? तो ब्राह्मीर पूछे, कालिदास पूछे, धन्वंतरी पूछे, छपनक पूछे, वररुचि पूछे, ये सब विद्वान पूछे तो बता दीजिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी या दरबार में रहते थे। दरबारी बार बार बुलाया जाएगा, दरबार में रहते थे। चलिए क्लियर हो गए? आगे बात करें। आगे देखिए शक एवं गुप्त संवत के मध्य कितने अंतर हैं? तो 242 वर्ष। सोचिए शक और गुप्त संवत का अगर पूछे, शक संवत आया था, गुप्त संवत आया था, तो उसके मध्य में कितना अंतर पूछेगा? तो 242 वर्ष। जब सोचिए विक्रम संवत और शक संवत में 135 वर्ष का अंतर आ जाता है, तो भाई गुप्त संवत का तो अंतर आएगा ना, समझ गए? तो 242 वर्ष का। अगर बात करें गुप्तकालीन रजत, ठीक है, चांदी की बात करते हैं, तो गुप्तकालीन रजत की बात करें तो रजत मतलब होता था चांदी, चांदी को जो कि रजत पदक सुने होंगे, तो चांदी का ही पदक होता है वो। तो गुप्तकालीन में रजत मुद्राओं का एक नाम दिया गया, उसे रूपक दिया गया। तो पूछेगा रूपक किसका नाम है? तो रूपक दिया गया रसे रजत, रसे रूपक, याद रखिएगा। तो रजत मुद्रा को ही रूपक के नाम से जाना जाता है, जो कि गुप्तकालीन में दिया गया। कुमार गुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो हम बताएंगे तंतु वाय का किया गया है, तंतु वाय का किया गया है। तो पूछता है मंदसौर अभिलेख जो है बताइए किसके समय में था? तो गुप्त काल में। गुप्त काल के कौन से संबंधित है? तो कुमार गुप्त से। तो कुमार गुप्त के कालीन में ये मंदसौर अभिलेख हुआ था। जो आप सुनते हैं तंतु वाय, जो बार बार आ रहा है सवाल, ये आप कंफ्यूज कर रहा था ना, तो ये पता है रेशम बुनकरों का शिलालेख भी कहा जाता है। तो रेशम बुनकर जो होते थे उसका भी उल्लेख आपको मिलता है, तो उसी को कहा गया तंतु वाय। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। तो रेशम बुनकर शिलालेख भी कहा जाता है। आगे चलें, ठीक है। अगर मैं बात करूं लिच्छवी, ठीक है, लिच्छवे बोला गया, क्या बोला गया? लिच्छवे। ये है दोहित्र। दोहित्र किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो लिच्छवे दोहित्र किसे कहा जाता है? तो हम बताएंगे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई। अगर मैं बात करूं और क्या बात करूं, तो यहाँ पे देख लीजिए, बोला जाता है गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो सामंतवाद का प्रारंभ था। सोचिए, बोला जाता है कि नगरों का पतन का श्रेय गुप्त काल को जाता है। तो कृषि व्यवस्था पे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? कि ये सामंत का प्रारंभ शुरू हो गया था। तो सामंतवाद का शुरुआत हो गया था, क्योंकि सामंतवाद मजबूत होने जा रहा था। तो गुप्त काल में यही कारण बन गया, सामंतवाद ही जो है कारण भी बन गया था, क्योंकि कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण ही बना दिया था सामंतवाद को, इसलिए। ठीक है, चलिए अगर बात करूं गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण की बात करें, तो इसमें बांटा गया था, भूमि वर्गीकरण किया गया था कब? गुप्तकालीन में, कि क्षेत्र के रूप में, क्षेत्र के रूप में खेती करने योग्य भूमि बताई गई, क्षेत्र बांटा गया कि भाई कौन खेती करने योग्य है, कौन खेती करने योग्य नहीं है। तो
जो खेती करने योग्य भूमि को कहा गया क्षेत्र, यही ध्यान रखना होगा। वास्तु किसे कहा गया पता है? निवास करने योग्य भूमि को। और सही बात है, जहाँ पे घर रहेगा, जहाँ पे आपका घर है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, वो निवास स्थान हुआ ना जी। तो निवास वास्तुए ना बोलेंगे कि अरे इस वास्तु में रहिए, इस वास्तु का ऐसा कीजिए। आज जो हम लोग सोचते वास्तु पूजा कीजिए या वास्तु से दूर रहिए, इस वास्तु में आप रहिए, इस वास्तु के मतलब इस घर में, वास्तु को घर कहते हैं, इस घर में रहिए। तो यही उस समय निवास करने योग्य वाली भूमि को कहा गया वास्तु, और खेती करने वाले भूमि को कहा गया क्षेत्र। कब? गुप्तकालीन में। खिल्ले, खिल्ले कहा गया जानते हैं, जो भूमि कृषि योग्य नहीं है, बंजर को कहा गया। डायरेक्ट सवाल यही है कि बंजर को कहा गया गुप्तकालीन में क्या? खिल करते हैं। तो जंगली भूमि को कहा जाता था उस समय अपृहत। अपृहत मतलब जंगली भूमि है भाई। जंगली भूमि इसलिए कि जानवरों का रहने का है, या आप उस जगह पे कह सकते हैं बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उसे मतलब अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया गया। तो ये हो गया। और चारागाह के लिए अलग होते थे, पशु के चराने के लिए छोड़ी गई भूमि बताई जाती थी। तो ये गुप्तकालीन में भूमि वर्गीकरण किया गया था। क्षेत्र खेती करने के योग्य, उसमें जो क्षेत्र होते हैं, वस्तु बोला जाता था निवास करने वाला, खिल बोला जाता है जहाँ पे कोई कृषि नहीं किया जा सकता, तो एक तरह से बंजरे कह सकते हैं। अपृहत कहिए जंगली भूमि को कह सकते हैं, चारागाह कहिए तो पशु के चराने के लिए छोड़ी गई थी भूमि। तो ये बांटे गए थे गुप्तकालीन। तो इंपॉर्टेंट था, सुन लिए, अच्छी बात है। इम्पोर्टेंट कि कौन ऐसा शासक था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था? मेघ मतलब समझ में आता है ना? आप देखे होंगे, रामायण देखते होंगे, सब लोग देखते होंगे घर में। तो वो होता था कि घोड़ा जहां तक जाएगा वहां तक मेरा कब्जा रहेगा, जो रोक दिया उससे युद्ध होगा। वही होता था अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, तो 4 किया था। करने वाला कौन था? प्रवरसेन प्रथम ने किया था। कौन किया था? प्रवरसेन ने। तो प्रवरसेन ने जो है वो 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। और इसमें एक पॉइंट बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश का जो रीवा जिला देख रहे हैं ना, जो अभी रीवा जिला के नाम से जानते हैं, उस समय पता है शिपाली का एक लेक है वहाँ पे, रीवा जिला में जाइएगा, मध्य प्रदेश के रीवा जिला में जब जाइएगा ना, तो वहाँ पे एक स्थित है क्या? शिपाली का लेक। शिपाली का लेक में पता है लिखा गया है कि गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। सुपाली एक लेक है जो कि रीवा जिले में है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और उस गुप्त वंश को, जो गुप्त वंश जाना जाता है, उसे घटोत्कच वंश कहा जाता है। ठीक है, उस लेख पे लिखा हुआ। चलिए, ये इंपॉर्टेंट था। कायस्थ शब्द जो है, कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो मुद्रा राक्षस में मिलता है। किसमें मिलता है? मुद्रा राक्षस में। ये जो ईंटों से निर्मित जो गुप्तकालीन मंदिर होते थे, उस समय कहा जाता था पता है बिट्टूर। बिट्टूर जो मंदिर है वो कानपुर में है। अगर मैं बात करूं कुमार गुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों, जिसे मयूर शैलों में, का प्रचलन हुआ। समझ गए? तो कुमार गुप्त के समय ही मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन हुआ। कब हुआ? रजत मतलब चांदी, याद है ना? चांदी। तो चांदी सिक्के का जो है प्रचलन शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? कुमार गुप्त के समय, जो कि हम पढ़े ऊपर। और उसी रजत सिक्के को कहा जाता है मयूर शैलो। मयूर शैलो के नाम से भी जानते हैं। समझ गए? तो आपसे अगर रजत सिक्कों की जगह पर पूछे मयूर शैलो की बात करें, तो हम बताएंगे कुमार गुप्त के ही समय हुआ था। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी? महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त के शासनकाल में की गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर बात करें, तो हम बताएंगे कुमार गुप्त के शासनकाल में बता देंगे। ठीक है ना? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में की गई थी। देखिए, गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था पता है? व्यापारिक मंडी। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ। समझ गए? जो आज शतरंज खेलते हैं लोग इंडिया में पूरे और विश्व में भी, वो हमारा भारत का देन है ना? हम लोग का भारत का देन है ना? है। और ये कौन? गुप्त काल का समय बताया जाता है। तो हमेशा याद है क्या? गुप्त काल के समय जो है शतरंज खेल आया था, तो भारत का खेल हुआ ना? हुआ। इसे जो है चतुरंग के नाम से जाना जाता था। समझ गए? कब? गुप्त काल में। जो आज शतरंज जानते हैं, चेस जानते हैं, है ना, वो उस समय चतुरंग कहा जाता था। क्यों? चतुरंग तो होगा, दिमाग लगाइए तभी तो जीत पाइएगा चेस में। जितना हो सके राजा को बांधिए, राजा को जो बांध दिया वही तो चेस का खिलाड़ी हो गया। इसलिए कहा जाता है कि चेस तो हर इंसान को, बच्चे को खेलना चाहिए। 3 चीज आपके जीवन में अगर सक्सेस बनना है तो 3 चीज का ज्ञान जरूर रखें। भागवत का ज्ञान रखें, चाणक्य नीति जान लें, और शतरंज का खेल हमेशा सीखते रहें। अकेले भी सीखें, अनुभव करें कि अगर ये घोड़े की चाल अगर चल रही है तो किस तरह चल रही है।
चेस मेरा फेवरेट है ऐसे, इसलिए मैं थोड़ा बड़ाई कर दे रहा हूँ। चलिए, ये बात हो गई। अगर मैं बात करूँ कि भारत से यह जो है ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। सोचिए, चेस का खेल जो है ईरान फिर यूरोप, फिर तो पूरे विश्व में फैल गया। समझ गया ना? चलिए, हम पढ़ते हैं कहाँ पे, गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों को जो है जहाज रवाना होते थे, तो वो ताम्रलिप्त होते थे। मतलब गुप्त काल में जो है किस बंदरगाह से, कौन सा बंदरगाह ऐसा है कि जो कि दक्षिण पूर्वी जो एशिया राष्ट्र हैं, या राष्ट्रों की जो जहाज होती थी वो रवाना होती थी, मतलब जाती थी। ठीक है, तो वो बंदरगाह का नाम ताम्रलिप्त था। क्या नाम था? ताम्रलिप्त। अगर बात करें तो किसी चीनी यात्री ने गुप्त काल में, मतलब किस चीनी यात्री ने, किसी चीनी यात्री, मैं बोल देता हूं। चलिए यहाँ पे फिर से सुनिए कि किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है, तो वो है फाहियान। कौन है? फाहियान। फाहियान जो है वो चीनी यात्री है जो कि गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन करता है। समझ गए? वर्णन करता है। ये भी बात हो गई। अगर मैं बात करूं भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है, तो हम बताएंगे गुप्त काल का है। अगर पूछा जाए कि भारत में हिंदू देवी देवताओं का जो समर्पित मंदिर है वो सबसे प्राचीन है और किस काल की मंदिर है, तो हम बताएंगे गुप्त काल का। मतलब देवी देवता का जो मंदिर बना है ना, वो गुप्त काल का श्रेय जाता है। बस यही ध्यान रखना होगा आपको। अगर मैं बात करूं, बाहरी आवाजों को इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि बारिश का आनंद भी लीजिए। बारिश गिर रहा है, पानी गिर रहा है तो आवाज आएगा। सुनिए कि गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था, तो समुद्रगुप्त था। अगर पूछे गणराज्य का जो अंत हो रहा था उसका श्रेय जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, किससे जाता है? समुद्रगुप्त को। अगर आपसे पूछे गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्र कौन था, तो हम बताएंगे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट थे गुप्त काल के समय। समझ गए? तो आपसे पूछता है कि आर्यभट्ट कौन थे, तो हम बताएंगे आर्यभट्ट जो है गुप्त काल के जो है खगोल शास्त्र थे, गुप्त काल में प्रसिद्ध थे ये हो गए। अगर पूछे गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टम रूप मिलता है, तो अजंता में मिलता है। क्या मिलता है? अजंता में मिलता है। अगर आपसे पूछेगा कि गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट अगर बात करें कहाँ है, तो अजंता का जो गुफा है उसमें आपको मिलेगा, जो कि गुप्त काल जो है गुप्त काल का समय का बताएगा, जो कि चित्रकला के रूप में है। अगर बात करें विशाखा दत्त की बात करेंगे, तो उससे पहले जान लीजिए विशाखा दत्त कृत, मतलब विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। समझ गए? मतलब कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, विक्रमादित्य जो है, वो अपने भाई की हत्या कर दिया था जिसका नाम बड़े भाई था। बड़े भाई का नाम रामगुप्त था, उसकी हत्या कर दिया था। और हत्या जब किया था तो इसकी कृति जो है कहाँ मिलती है, चर्चा कहाँ मिलती है, तो विशाखा दत्त की एक कृति है, लिखी हुई नाटक है जिसमें देवी चंद्रगुप्तम है। क्या है? देवी चंद्रगुप्तम, उसमें पता चलता है। बस इतना ही जान लीजिए। यही सब सवाल आपसे पूछता है। आपसे और सवाल क्या पूछेगा कि किसके स्वर्ण सिक्के में हीन मतलब मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो स्कंदगुप्त का। समझ गए? अगर पूछेगा किसके स्वर्ण सिक्के में, कौन ऐसा राजा था जिसके समय स्वर्ण सिक्का जब बना, जो कि स्वर्ण सिक्का का नाम हीन है, जिसे मिलावट बोलते हैं, धातु का प्रतिशत मिला है सर्वाधिक, तो वो मिला है स्कंदगुप्त के समय। मतलब धातु जो मिलावट कहते हैं जिसे हीन बोलते हैं, ठीक है, हीन बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, सर्वाधिक धातु का मिलावट मिला है स्वर्ण सिक्के में, तो वो स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त के समय मिला था। अगर आपसे पूछे गुप्त काल में लिखित जो संस्कृत नाटकों में जो स्त्री और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। तो आपसे पूछेगा कि गुप्त काल में जो लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्रों के संवाद अगर पूछे किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है। किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। ये क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछे, क्या पूछे, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त था। अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। ये क्लियर हो गए। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक पूछे तो हम बताएंगे विष्णुगुप्त। यहाँ पे एनसीईआरटी ने विष्णुगुप्त को मारा है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से शकारी, क्या बोलते हैं, शकारी कहा गया, तो शकों पर विजय के कारण इसे शकारी कहा गया। क्या कहा गया? शकारी। शक विजेता भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य बोलते हैं, वो शकों पर विजय किया था, इसलिए शकारी बोला गया। अगर बात करें किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र, क्या बोला गया? दौहित्र बताया गया है, तो प्रयाग अभिलेख में बताया गया है, मतलब इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में बताया गया है। तो
अगर पूछे समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बोला गया है तो वो बताया गया है प्रयाग का जो अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति है, उसमें बताया गया है। चलिए ये भी क्लियर हो गए। अब यहाँ पे और सवाल बनता है कि हुनों ने स्कंदगुप्त के शासन काल में आक्रमण किया था। इसमें स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त किया। सोचिए, हुन जो थे वो आक्रमण कर दिया था कहाँ? स्कंदगुप्त जब शासन कर रहा था, मतलब गुप्त काल में। तो देखिए पहली बात है कि ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, गुप्त काल में जो है श्रेणी से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था? पता है, निगम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निगम। क्यों कहा जाता था पता है? शिल्प श्रेणियां एक मेंबर बनते थे, शिल्प एक श्रेणी के रूप में मेंबर बनाया जाता था, उसे कहा जाता था निगम। कब? गुप्त काल में। समझ गए? श्रेणी जो नाम सुने वो निगम के रूप में हम लोग जानते हैं। अगर अग्रहार पूछे से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, तो हम बताएंगे ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमिदान। उस समय क्या होता था कि भूमि दिया जाता था ब्राह्मणों को। कब दिया जाता था? जब अग्रहार होते थे। अग्रहार शब्द जैसे ही आएगा तो समझिएगा गुप्त काल का ये शब्द है, और गुप्त काल का शब्द है मतलब कि ब्राह्मण जो थे उस समय उनको भूमि दान दिया जाता था। वो राजा महाराज, क्योंकि देखिए पहले के भूमि जो ब्राह्मण थे और पहले के जो तपस्वी उन्हें कहा जाता था, मेन कहा जाता था तपस्वी, ज्ञानी, ज्ञान होता था उनके पास। समझ गए? तो ज्ञानवान की बात किया जाए तो एक तरह से राजा का जो घर में रह रहे हैं मंत्री, उस पद को संभाल रहे हैं, तो दिया जाता था, और यह पूजा पाठ होती थी। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो विदिशा के पास जो है उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का जो है निर्माण किस काल में हुआ था? तो हम बताएंगे गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, चलिए 12 गुहा का निर्माण जो है किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? तो ये भगवान विष्णु जो हैं वो करवाए थे। ठीक है, कौन करवाए थे? भगवान विष्णु। तो याद रखिए 12 गुहा का निर्माण जो है किस देवता के सम्मान में कराया गया? तो भगवान विष्णु के सम्मान में करवाया गया, ये जान लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए गुप्त साम्राज्य के समकालीन जो राजवंश थे उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, गुप्त काल में जो साम्राज्य के समकालीन राजवंश बनाए थे, समकालीन मतलब उनके समय में। तो देखिए राजवंश की बात करेगा बढ़िया से कि राजवंश का नाम है, एक संस्थापक एक तरफ है। तो उस समय जब थे कौन? गुप्त वंश। उस समय ये सब जो हैं राजा थे, अगल बगल में थे। तो यहाँ पे देखिए नाग राजवंश की अगर बात करेंगे दूसरे नंबर पे, तो ये थोड़े से चर्चित रहे थे, जो कि 305 ईस्वी में थे। और इसके जो संस्थापक थे नागवंश का, वो थे भवनाग जी जो थे संस्थापक थे किसका? नाग राजवंश का। डेट हो सके नहीं पूछे, 305 ईस्वी की स्थापना हुई, ये सब नहीं पूछे, लेकिन ये पूछेगा भवनाग जो हैं किसके संस्थापक थे? तो नाग राजवंश के संस्थापक थे। उसी तरह विंध्य शक्ति पूछेगा कि विंध्य शक्ति, और एक और नाम आता है सर्वसेन। 2 बार हुआ था, 255 में और 330 में, 2 बार ये राजवंश बना था। ठीक है, तो दोनों का संस्थापक एक अलग अलग हैं। एक विंध्य शक्ति जो कि राजवंश एक ही है लेकिन संस्थापक 2 हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा वाकाटक राजवंश अगर पूछे तो हम बनाएंगे विंध्य शक्ति और सर्वसेन का नाम आएगा। अगर पूछे त्रैकूटक राजवंश का अगर पूछे, स्थापना पूछ ले तो 415 ईस्वी बोल दीजिएगा, और इसके संस्थापक अगर पूछे तो इंद्रदत्त बता देंगे। तो त्रैकूटक का अगर राजवंश का अगर पूछे संस्थापक तो इंद्रदत्त। हून राजवंश बहुत पूछा जाएगा, क्योंकि हून राजवंश इसलिए है क्योंकि उस समय हून जो है आक्रमण किया था, स्कंदगुप्त ने सामना किया था, है ना। तो याद रखिएगा हून को हरा दिया था स्कंदगुप्त, ये भी जान लीजिए। तो हून राजवंश जो है 500 ईसा पूर्व बताया जाता है, मतलब ईस्वी बताता है 500 ईस्वी, जो कि तो मान जो है हून वंश का संस्थापक है। हून वंश का संस्थापक अगर पूछे तोरमान। ठीक है, अगर पूछे कि साल कायन राजवंश के अगर संस्थापक पूछे तो देव बर्मन का नाम आता है। किनका नाम आता है? देव बर्मन का। तो देव बर्मन का नाम अगर पूछे तो साल कायन बता देना है। विष्णु कुंडिन, ठीक है, विष्णु कुंडिन राजवंश की अगर बात करें तो विक्रमेंद्र। ठीक है, विक्रमेंद्र प्रथम आएंगे। कौन आएंगे? विक्रमेंद्र प्रथम आ जाएंगे, ये ध्यान रखना है। एक है माथुर राजवंश। माथुर राजवंश के भी 2 हैं, एक 325 ईस्वी में, 350 ईस्वी में। तो एक तो अच्युतेय नाम है जो कि माथुर राजवंश का संस्थापक माने जाते हैं, एक शंकर बर्मन माने जाते हैं। बस ये 2 ध्यान रखना है माथुर राजवंश का। तो ये क्लियर हो गए। देखिए यहाँ पे बात करते हैं गुप्तकालीन अधिकारी। किसकी बात करते हैं? गुप्तकालीन अधिकारी की। तो गुप्तकालीन पढ़िए, अधिकारी पढ़िए या विभाग पढ़िए। जिसमें महासेनापति की अगर बात करें तो महासेनापति नाम का एक अधिकारी होता था।
पद था। तो अधिकारी के रूप में एक पद मिला, तो वो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कब? गुप्त काल में। तो पूछेगा महासेनापति का मतलब समझ रहे हैं? अरे भाई, महासेनापति गुप्त काल का अधिकारी को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, मतलब सब सेना का हैंडल करता था अपने हाथ में। अच्छा, रणभंडागारिक, ठीक है, तो याद रखिएगा रणभंडागारिक, ये क्या है पता है? सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। सोचिए, महासेनापति होता था सेना का सर्वोच्च अधिकारी, भाई सबका ध्यान रखता था गुप्त काल में। अब तोड़ देंगे तो रन कर देंगे अलग, क्योंकि दौड़ते रहता है, भांडा कर देंगे अलग, और गारिक अलग कर देंगे। तो रन वांडा गारिक, ये जो था, ये सेना की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला प्रधान था। सेना का जो आवश्यकता होता है, कपड़ा हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, ये सब का ध्यान रखने वाला प्रधान को रन भांडा गारिक बोला था। अब सोचिए, दौड़ दौड़ के विचार कर रहा है ना जी, तो रन तो होगा ही, और भांडा, भांडा मतलब भंडार जमा करेगा, और गारिक, गारिक मतलब देगा कि लीजिए भाई, आप लीजिए और संभालिए अपना अपना खाना, मतलब हम आपके स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। गारिक है, ध्यान देंगे, गारिक गहराई से, याद हुआ? रन भांडा गारिक, जो कि सेना की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी होता है। कोई दिक्कत? याद हो गया ना? अगर इस तरह से ऑप्शन आएंगे अब यूपीएससी वाले, तो ध्यान रखिएगा 5 ऑप्शन में कुछ भी पूछ दे रहा है एनसीईआरटी। देखिए, महासंधि विग्राहक। अब महासंधि विग्राहक की अगर बात करेंगे ना, तो पता है इसमें युद्ध और शांति के प्रधान होते हैं, मतलब युद्ध भी करवाएगा और शांति के प्रधान भी होंगे। सोचिए, गजब की बात है। इसलिए तो महान लग गया कि भाई महान है हम, महान है हम, क्योंकि संधि और विग्राहक के रूप में काम करेंगे, मतलब महान तो है ही, महा, और संधि भी करेंगे, मतलब शांति के लिए प्रस्ताव जोड़ेंगे, जोड़िए, आइए रिश्ता जोड़िए, और विग्राहक, ज्यादा ऐंठिएगा तो युद्ध करेंगे। तो यही हो गया, महासंधि विग्राहक के रूप में गुप्तकालीन में जो है पद होता था, वो पद किसका? युद्ध और शांति का प्रधान को कहा जाता था। समझ गए? चलिए, ये भी हो गए। अब लीजिए, अब इतना हो गया। अब सेनापति के हम समझ गए, ध्यान रखने के लिए एक जो था रन भंडा गारिक, ये बना। तो अरे भाई, राजकोषीय का भी ध्यान रखने वाला कोई बनेगा? कहाँ बनेगा? तो भांडा मतलब समझिए भंडार, जहाँ पे भंडार हो, खाना पीना का हो, सोना चांदी का हो, गहना का हो, भंडार, है ना? होता है कि नहीं? हम लोग भंडार बोलते हैं। तो महाभांडागाराधिकृत था, तो ये राजकीय कोष का प्रधान होते थे। तो राजकीय कोष के प्रधान को क्या कहा जाता था गुप्त काल में? बताइए। तो हम बताएंगे महाभांडागाराधिकृत कहा गया था। अब आपसे और सवाल पूछेगा कि अभिलेख विभाग का प्रधान कौन होता है, बता सकते हैं? अब अभिलेख लिखने वाला भी होता था उस समय, और प्रधान नियुक्त किया गया था, तो उस प्रधान को गुप्त काल में कहा जाता था महा तो है, महान तो लगेगा ही, क्योंकि भाई अभिलेख लिखने वाला कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, खेल है ना? तो महा अच्छ होगा, अच्छ मतलब अक्षर से लिखेगा ना जी, अच्छ। पटलिका, पटलिका मतलब जिसपे बोर्ड है, पटल, किस पे लिखेगा? किसी बोर्ड पे लिखेगा, पत्थर पे लिखेगा, दीवार पे लिखेगा, हैं? इस सब चीज पे लिखेगा ना। तो ये हो गए महाअच्छ पटलिका कहा गया अभिलेख विभाग के प्रधान को। क्लियर हो गए? चलिए, ये भी बात सही है। अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय सचिवालय का प्रधान कौन होता है, अब लीजिए, केंद्र का, सेंटर का सचिवालय भी तो होगा। अब केंद्र से देखने वाला, उसका नाम नहीं दीजिएगा। तो केंद्र के जो सचिवालय प्रधान होते, उसका नाम रखा गया था गुप्त काल में सर्वाध्यक्ष। अब एक पता है, राज प्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी था। जो राज प्रसाद होते थे, मतलब राजा का जो जाना आना, घूमना फिरना, ये सब होते थे, ठीक है? तो उसके मुख्य सुरक्षा अधिकारी कौन होते थे, बता सकते हैं? तो महाप्रतिहार कहा जाता है, समझ गए? ध्रुवाधिकरण, ध्रुवाधिकरण पता है गुप्त काल का अधिकार था, एक पद था। अच्छा, क्यों पता है? भूमि कर वसूलने वाले विभाग को प्रधान को कहा जाता था। अब देखिए, ध्रुवा की बात करें, ध्रुव मतलब धरती, ऐसे याद रखिए। ध्रुव मतलब एक जगह है, और जगह को बनाइए, ऐसे दिमाग में इमेज बनाइए। तो ध्रुवाधिकरण जो होता है, वो भूमि को वसूलेगा ना जी। भूमि क्या है? भूमि मतलब धरती, धरती हमारी माँ है, ऐसे सवाल सुने होंगे। तो धरती की बात हो रही है, तो ध्रुवाधिकरण, ध्रुवाधिकरण मतलब धरती को अधिकरण करने वाला। तो अधिकरण कब करते हैं? जब हमें उससे कृषि होता है, और कृषि होगा तो राजा उससे क्या लेगा? टैक्स लेगा, टैक्स लेगा तभी तो ध्रुवाधिकरण करेंगे। तो ध्रुवाधिकरण एक पद होता था, वो ये इसलिए होता था क्योंकि भूमि कर वसूलने का एक विभाग होता था, उसके प्रधान को कहा जाता था ध्रुवाधिकरण। ठीक है, ये भी बात है। एक अधिकारी और थे, दान विभाग का प्रधान, जो दान देते थे। तो दान देने वाला विभाग का एक प्रधान होता था, उस प्रधान का नाम गुप्त काल में अग्रहारिक था। अग्रहारिक, आइए और हरिक लीजिए, मतलब वो हरिक के रूप में आपको दिया जा रहा था। क्या आप आ रहे हैं दरबार में, तो ईश्वर का दरबार है भाई, ले लीजिए, है ना? ऐसे था। तो दान विभाग का प्रधान कहा जाता था अग्रहारिक, जो कि दान दिया जाता था, उस प्रधान का नाम अग्रहारिक।
ठीक है, याद करवा रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्या है कि महाबला अधिकृत का मतलब होता है सेना का सेनापति, सर्वोच्च अधिकारी। चलिए अब यहाँ पे न्यायाधीश की बात करते हैं। न्यायाधीश भी होते थे उस समय, कब? गुप्तकालीन अधिकार मतलब गुप्तकालीन समय में। और उस न्यायाधीश के अधिकारी को क्या कहा जाता था गुप्तकाल में, पता है? जो आज न्यायाधीश सुनते हैं ना, उस समय कहा जाता था महादंडनायक, नहीं ना, दंडनायक, दंड देने वाला है, नायक है, हीरो है वो। जो न्यायाधीश में हम मान गए कि महादंड नायक है, तो पुलिस वाला भी तो है। उस समय भी पुलिस होता था, समझ गए? उस समय भी सैनिक होते थे। तो कैसे होते थे? राजा का अपना सैनिक होता था, ऐसे होते थे। तो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता था उस समय, पता है क्या? जब वहां पे सैनिक होते थे और देखभाल के लिए बनाया गया था, तो उस समय पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी भी होते थे। और उस अधिकारी को उस समय गुप्तकाल में कहा गया था दंडपाशिका। दंडपाशिका मतलब दंड के लिए आप अपने पास बुलाइए, न्यायाधीश के पास ले जाना होता था, तो न्यायाधीश को कहा जाता था महादंड नायक, वही नायक है। अब ये हो गए सब चीज, तो पढ़ने लिखने वाला भी बात तो होगा। ऐसा थोड़ी कि उस समय पढ़ते उड़ते नहीं होंगे, पढ़ते थे। तो गुप्त काल में जो पढ़ाई का अधिकारी होते थे, शिक्षा का अधिकारी होते थे, उस अधिकारी को कहा जाता था विनय स्थिति स्थापक। सही बात है, विनय स्थिति स्थापक कहा जाता था। भाई शिक्षा का बात है, ज्ञान की बात है ना जी, तो आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो स्थापक बनना होगा। आप किस अधिकारी के रूप में आपको पद मिला है शिक्षा अधिकार के लिए, तो वो पद का नाम विनय स्थिति स्थापक कहा गया। क्या कहा गया? विनय स्थिति स्थापक कहा गया। यहाँ पे इस सवाल को देखिए कि गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो हम बताएंगे नागभट्ट प्रथम ने की थी। आपसे सवाल डायरेक्ट पूछता है कि गुज्जर प्रतिहार वंश का स्थापना कब हुआ, कौन शासक था? तो बताएंगे नागभट्ट प्रथम था। अच्छा, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बताएंगे दंती दुर्ग ने की थी। किसने किया? दंती दुर्ग ने। तो आपसे पूछेगा राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दंती दुर्ग ने की। अच्छा, दंती दुर्ग जी थे। तो और भी जानकारी लेते हैं। जब चलेंगे हम लोग गुप्तोत्तर काल में। गुप्तोत्तर काल मतलब गुप्त काल के समय की बात, जब गुप्त का अंत भी कर सकते हैं, और गुप्त का जो है जब समय चला था उसका अंत का समय की बात हो रही है। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? तो आयात किया जाता था मतलब व्यापार किया जाता था, तो घोड़ों का। समझिए उस समय घोड़ों का व्यापार होता था गुप्तोत्तर काल में, गुप्त काल में, समझ गए? अगर पूछे मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो हम बताएंगे, कहाँ बताएंगे? कन्नौज में। तो मौखरी शासकों का अगर राजधानी पूछेगा तो बताइएगा कन्नौज। कन्नौज कौन सा जगह पे है, बता सकते हैं? तो बताइए। तो यहाँ पे सुनिए, सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध क्या किया? महासम्मेलनों का आयोजन किया था। हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन के समय कौन आया था? फेमस है, हेंगसांग आया था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज और प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलन करवाया था। कौन करवाया था? हर्षवर्धन करवाया था। कहाँ? प्रयाग में और कन्नौज में। जो कि बाल विवाह का, जो बाल विवाह की प्रथा थी किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? तो कुषाण काल में शुरू हो गया। तो सोचिए बाल विवाह का जो प्रथा था वो कुषाण में ही शुरू हो गया। कुषाण वंश, समझ गए? मतलब कनिष्क के समय की बात हो रही है। अच्छा, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो उसे कहते थे विदक भागम। क्या कहते थे? भागम। विदक भागम कहा जाता था, जो कि प्राचीन में सिंचाई जो होती थी उसके टैक्स लेते थे, कर लेते थे, उसी को कहा गया था विदक भागम। ये भी है। बाल विवाह की प्रथा को कहा गया था कुषाण काल। मतलब बाल विवाह का जो आरंभ हुआ था किस काल में? कुषाण। तो हम लोग कैसे बोले? बाल विवाह प्रथा कुषाण काल, ऐसे याद रखिएगा। चलिए ये भी बात है। और भी जानकारी लेते हैं। तो हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त जो है कुछ अन्य अधिकारी निम्नवत थे। ठीक है, तो हर्ष के प्रशासन में अवंती, तो हर्ष के प्रशासन में अगर पूछे अवंती, हर्ष के प्रशासन में पूछे अवंती, तो युद्ध और शांति का अधिकारी था अवंती। अवंती क्षेत्र सुने होंगे, बहुत अच्छे से सुने होंगे, महाजनपद में तो नाम सुने होंगे उसका। चलिए अवंती, आगे बात करते हैं। तो कुछ अन्य अधिकारी निम्नवत थे, मतलब उस समय। तो यहाँ पे क्या होते थे कि जैसे हर्ष के प्रशासन में जब आ जाइएगा ना, हर्षवर्धन के समय, तो उस समय युद्ध और शांति का अधिकारी होते थे, तो उसे पता है अवंती कहा जाता था। चूंकि अवंती हम लोग महाजनपद में पढ़े थे ना, तो यहाँ पे लेकिन अधिकारी और युद्ध और शांति को अगर शांत करना है तो एक अधिकारी नियुक्त कीजिए जिसे हम अवंती के नाम से नियुक्त करेंगे, तो अवंती कहा जाता था। यहाँ पे सिंहनाद कहा जाता था, पता है? सेनापति को। सिंहनाद सेनापति को कहा जाता है। किसके शासन काल में? तो हर्षवर्धन के शासन काल में। अगर पूछे कुन, सुनिएगा, कुन
कुंतल। कुंतल पूछे कि जो अधिकारी है कुंतल शब्द ये क्या है पता है? अश्वसेना के प्रधान को बोला जाता था। तो अश्वसेना के प्रधान को बोला जाता था कुंतल, और कुंतल शब्द किसके समय में बोला गया? तो हम बताएँगे हर्षवर्धन के शासन में, प्रशासन में बोला गया। ठीक है? स्कंदगुप्त की अगर बात करें तो स्कंदगुप्त जो बोला गया वो हस्त सेना के प्रधान को बोला गया। हस्त सेना के एक प्रधान होते थे, हस्त मतलब हाथ वाला सेना के प्रधान होते थे, उसे बुलाया जाता था स्कंदगुप्त। और सामंत और महाराजा बोला जाता था नागरिक प्रशासन के प्रमुख को। जो नागरिक प्रशासन संभालते थे उसे बोला जाता था महाराजा सामंत। मतलब वहाँ के राजा को कहिए, मंत्री को कहिए, ये कह सकते हैं। तो सामंत हो गए, महाराजा जो उपाधि के रूप में कहिए। ठीक है? तो उस समय जो महाराजा होते थे वो नगर प्रशासन के मुख्य प्रमुख होते थे। अब और जान लीजिए, तीसरी शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? बताइए। तीसरी शताब्दी में वारंगल जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। तो लोहे के यंत्र हो या उपकरण के लिए अगर पूछे तो तीसरी शताब्दी में वारंगल जो क्षेत्र है वो प्रसिद्ध था। ठीक है, ये बात हो गई। अगर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो हम बताएंगे प्रतिष्ठानपुर बोला जाता था, पूर्व बताया जाता है, जो कि पुराण के अनुसार था। अब बात करते हैं हर्षचरित। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो हम बताएंगे बाणभट्ट जी थे। कौन थे? बाणभट्ट जी। ये भी क्लियर हो गए। अगर हर्ष का शासनकाल अगर पूछे कब से कब तक था, तो हम बताएंगे 606 से लेके 647 तक था। कब से कब था? 606 से लेके 647 तक, तो भूलिएगा मत। तो हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता पूछे तो बाणभट्ट जी, मतलब हर्ष पे जो किताब लिखे थे वो बाणभट्ट जी लिखे थे। हम लोग सम्राट हर्ष की, तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ ले गया? तो कन्नौज ले गया। कहाँ हस्तांतरित की थी? तो कन्नौज किया था। तो थानेश्वर से कहाँ गया? कन्नौज। कौन ले गया? हर्ष ले गया। चलिए, कवि जो बाणभट्ट हैं, कवि बाणभट्ट पढ़े थे, हर्षचरित का लिखे थे ना? ठीक है। तो कवि बाणभट्ट जो है कहाँ के निवासी थे? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र के निवासी थे। कौन? बाणभट्ट जी। समझ गए? महाराष्ट्र के निवासी थे, ये भी पता चल गया। सोचिए बाणभट्ट जी के बारे में। अगर बात करें नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। सोचिए, नर्मदा नदी के तट पर जो है सम्राट हर्ष ने लड़ने के लिए गए, मतलब आगे आक्रमण करने के लिए गया, तो दक्षिणवर्ती अभियान इसे कहा जाता है। तो इस अभियान में पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया? हर्ष को रोक दिया था, हर्षवर्धन को रोक दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। ये तो हम जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। चलिए, ये भी हो गए। हैंगशांग, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि हैंगशांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया? तो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। तो हैंगशांग हर्षवर्धन, ऐसे याद रख लीजिएगा। अगर पूछे आपसे कि भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? तो सातवाहन काल से प्रारंभ हुई थी। तो नारियल की खेती जो शुरू हो जाता है ना, तो उस समय सातवाहन की जो है काल था। कौशेल, ठीक है, कौशे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो रेशम के लिए किया गया। तो कौशे शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया? तो रेशम के लिए किया गया, ये हम जानते हैं। गुप्तोत्तर काल में जो है प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो कन्नौज था, ये भी जान जाइए। चलिए, ये भी बात हो गई। आगे बात करते हैं। हैंगशांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा। सोचिए, सूती वस्त्र के लिए हमारा भारत में मथुरा ही बहुत इम्पोर्टेंट था। क्या जरूरत था विदेश से, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो हैंगशांग की अगर भारत यात्रा में अगर देखें तो उस समय जो है हैंगशांग ने हर्षवर्धन के समय जब आया था तो उसमें सूती वस्त्र का उत्पादन हुआ था। तो उत्पादन जब हो रहा था तो वो सबसे प्रसिद्ध नगर बताया कि मथुरा। क्या बताया? मथुरा। चलिए, ये भी बात था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? तो हम बताएंगे ग्राम सभा के हाथ में था। किसके हाथ में? ग्राम सभा। समझिए, गुप्तोत्तर का अगर भूमि स्वामी का अगर कहा जाए ना तो हम बताएंगे ग्राम सभा। चलिए, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय बताइए। तो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि कहाँ है? भारत में है। और भारत के कौन से? बिहार में है। बिहार के कहाँ पे है? बताइए, कमेंट बॉक्स में तो इतना कर ही सकते हैं आप। राजगीर में। राजगीर में कहाँ पे? भीन माल की यात्रा किया था, कौन किया था? हैंगशांग, जो कि कौन था? चीनी यात्री था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे चलें। अगर आपसे पूछेगा चीनी यात्री इतिशंग, ठीक है, चीनी यात्री इतिशंग ने बिहार का भ्रमण किया, समय कब था? तो 675 ईस्वी। क्या बताएगा? 675 ईस्वी। तो 675 ईस्वी में कौन किया? इतिशंग ने
जो है चीनी यात्री था जो कि बिहार का भ्रमण किया था। हर्ष को 3 नाटकों के रचयिता के रूप में हम जानते हैं। कौन-कौन? प्रियदर्शिका जो कि हर्ष ने ही लिखा था, ये नाटक था। हर्ष के द्वारा रत्नावली लिखा गया है। हर्ष के द्वारा नागानंद लिखा गया है। समझ गए? तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये पूछे तो हर्ष को टिक लगा के आ जाएगा तो आपका सही हो जाएगा। क्या है? 3 नाटक है जो तीनों यही लिखा है। ठीक है, ये बताना है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो हम जानते हैं बख्तियार खिलजी ने किया था। तो बख्तियार खिलजी ने कर दिया था। कहानी बताया जाता है कि बख्तियार खिलजी बीमार था, तो इसका उपाय जो है कई जो है जगहों पे हुआ, लेकिन इसका नहीं हो पाया। तो क्या हुआ कि इसे बताया गया कि जाइए नालंदा विश्वविद्यालय में, वहाँ पे आपकी इलाज हो जाएगी। तो वहाँ गया और जब वहाँ गया तो उसके इलाज का उपाय हो गया। जब ठीक हो गया तो उसको जलन हुई कि ऐसा कैसे, तो उस विश्वविद्यालय को ही जला दिया था। इसलिए कहा जाता है कि नष्ट करने का काम किया था बख्तियार खिलजी। मतलब जहाँ सेवा हुई उसी को विनाश कर दिया। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का जो है भारत में प्रसार हुआ? तो वह है उत्तर गुप्त काल। उत्तर गुप्त काल में क्या हुआ? जजमानी व्यवस्था एक कहलाती थी, एक नए प्रकार का सामाजिक संरचना था जो कि भारत में प्रसार चला था, पूरा फैला था, जो कि इसका उदय जो है जजमानी व्यवस्था, ये है उत्तर गुप्त काल में। जजमानी व्यवस्था का मतलब होता था कि ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण के जो पूजा कराते थे तो वो जजमान होते थे, तो जजमान के रूप में ये बताया जाता है। तो जजमानी व्यवस्था चला था जो कि सामाजिक संरचना था कि सुख शांति के लिए आप घर पे पूजा पाठ करवा सकते हैं, इस तरह का था नियम, बहुत नियम है। चलिए, गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो वो है हर्षवर्धन ने किया। किसने किया? हर्षवर्धन ने किया। ये ध्यान रखना है। चीन में दूत भेजने वाले शासक, तो चीन में जो है दूत भेजे थे, चीन वाले तो आते थे, चीन में भेजा गया था दूत, समझ गए? तो कौन-कौन? एक तरफ शासक है और वंश, जैसे हर्षवर्धन जो है भेजा था चीन, ठीक है? ये आप जानते हैं चीन में जो दूत भेजे जाने वाले शासक थे, उसमें से हर्षवर्धन ने भेजा था चीनी दूत। और ये हर्षवर्धन जो है किस वंश से संबंधित है? तो पुष्यभूति वंश से संबंधित है। तो आपसे भूलिएगा मत, हर्षवर्धन अगर पूछे तो पुष्यभूति वंश बता दीजिएगा, सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं नरसिंह द्वितीय की बात करते हैं। तो ये पल्लव वंश से संबंधित है जो कि ये चीन में दूत भेजे थे। और यशोवर्मन जो थे कन्नौज नरेश थे, याद रखिएगा। यशोवर्मन जो थे कन्नौज नरेश थे, याद रखना है। चीनी दूत को भेजे थे, चीन में दूत भेजे थे। और कलोतुंग प्रथम जो है चोल वंश के शासक थे। ठीक है, क्या निर्मित किए तो बता सकते हैं? तो मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील जो कि काठीवाड़ा में है, द्वार, जीर्णोद्वार मतलब पुनः जो है उसको बनाया गया। तो ये शक शासक रुद्रदमन प्रथम ने करवाया था, मतलब इसे फिर से बनवाया था, फिर से इसका शुरुआत किया था। किसका? सुदर्शन झील का, जो कि काठीवाड़ा में था। ये काम जो है शक शासक रुद्रदमन का जाता है, रुद्रदमन प्रथम का जाता है। क्लियर हो गए? जो कि मौर्य द्वारा निर्मित किया था, सुदर्शन मतलब चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे जो कि प्राचीन भारत में जो स्थापित कला है उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, एलोर के सुने होंगे, एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर। तो एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण जो है किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो आपसे पूछेगा, 3-4 सवाल पूछेगा। क्या पूछेगा? कृष्ण प्रथम ने जो है किस चीज की निर्माण करवाई? तो शिव मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ करवाया? एलोरा में। अब एलोरा में जो शिव मंदिर बना है वो कृष्ण प्रथम ने करवाया है। तो किस वंश से संबंधित है ये पता है आपको? तो हाँ, पता है, राष्ट्रकूट से। ठीक है, ये याद रख सकते हैं। और भी क्या रखना है कि अंकोर वाट जो शब्द आएगा वो समझिए विष्णु मंदिर से संबंधित है। किससे संबंधित है? विष्णु जी का मंदिर से संबंधित है। ये कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। कंबोडिया में है, मतलब भारत से बाहर है कि नहीं? याद रखना है। तो विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। और विष्णु मंदिर जो बाहर है कंबोडिया में, उसका नाम क्या है? तो अंकोर वाट। ये हो गया। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म को था। किसको था? जैन धर्म को। तो राष्ट्रकूटों का संरक्षण अगर प्राप्त है तो जैन धर्म को प्राप्त है। अगर आपसे पूछे कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया? तो नरसिंह देव वर्मन ने करवाया था। देखिए, कोणार्क और सूर्य मंदिर का निर्माण जो है कौन करवाया? तो नरसिंह देव वर्मन ने करवाया था। देखिए, कोणार्क को ही सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी जान लीजिए। और कोणार्क का मतलब ही होता है, ठीक है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो आपको अगर हो शायद सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव वर्मन और कोणार्क बोलते तो भी, क्योंकि देखिए कोणार्क में सूर्य भगवान का मंदिर बनाया हुआ, याद रखिएगा। सूर्य मंदिर है इसीलिए बोला गया है, ऐसे बोलिएगा। याद हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं हो जाए?
हर ढंग से मैं घुमा के कर रहा हूँ। अगर बताए कि काला पैगोडा, ब्लैक पैगोडा बोले या काला पैगोडा बोले के नाम से किसे जाना जाता है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर को ही तो जाना जाता है, जो कि ऊपर पड़े थे। और करवाने वाला कौन था? नरसिंह देव बर्मन ने स्थापना करवाया था, मतलब बनवाया था। और ये कहाँ है? कोणार्क। तो उड़ीसा जाइए घूमने तो आपको मिल जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि अभी बहुत लोग जाते हैं। अगर बात करें मोढेरा, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस नाम, मतलब किस राज्य में स्थित है? किस नाम से नहीं, किस राज्य में स्थित है? तो हम बताएंगे गुजरात में। तो मोढेरा कहाँ है? याद रखिएगा, मोढेरा आगे तो गुजरात में है। और किस लिए फेमस है? तो सूर्य मंदिर का। जैसे कोणार्क जो है सूर्य मंदिर के लिए फेमस है, उसी तरह मोढेरा, लेकिन कहाँ है? ये सूर्य मंदिर में है। और कोणार्क जो है उड़ीसा में है। और बनाने वाले इसके का नाम तो दिया है नरसिंह देव बर्मन। अब देखिए भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर, भुवनेश्वर का मंदिर है ना, और पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो नागर शैली में। यहाँ पे देखिए जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो हम बताएंगे उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा में। द्रविड़ शैली के जो मंदिरों के गोपुरम का तात्पर्य क्या है? बताइए। द्रविड़ शैली मतलब साउथ इंडिया के मंदिर को हम बोलते हैं, और वहाँ के मंदिर में एक गोपुरम होता है। उसका मतलब क्या होता है पता है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिलों की भवन से संबंधित है। मतलब देखिए जितने भी महल बनाए गए हैं छोटे-छोटे टाइप का, बहुत लंबा बनाया जाता है, द्रविड़ शैली में ही है। कि मंदिर का दरवाजा देखिए बहुत ही जबरदस्त होगा, एंट्री लीजिएगा, फिर आगे जाएंगे तो आंगन है, आंगन के बाद फिर अंदर मंदिर है। तो ऐसे बनाए गए हैं द्रविड़ शैली मंदिर। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहाँ के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। समझ गए? उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर कहाँ, मतलब वहाँ के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा है, सबसे ऊंचा है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों द्वारा बनाया गया? तो ये पल्लव शासक ने, पल्लव वंश ने क्या किए कि वहाँ जो है कहाँ, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाए। और महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण जो है कहाँ हुआ था ये बता सकते हैं? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में करिए। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो हम जानते हैं सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित है। और तक्षशिला जो है एक विश्वविद्यालय था, प्राचीन नगर भी कह सकते हैं, और प्राचीन नगर भी था और विश्वविद्यालय भी था। और याद रखिए ये दो नदियों के बीच है। अभी जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में चला गया है, ये आप जानते हैं। देखिए विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, ये सब बहुत फेमस थे प्राचीन किस्म। समझ गए? तो ये ध्यान रखना होगा आपको। अगर मैं बात करूँ और तो ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल जो है सोनगिरी कहाँ पर स्थित है? तो हम बताएंगे मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए ये भी है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर की बात करें, कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में अवस्थित है, जो कि कर्नाटक में है। तो हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में, तो कर्नाटक में ही होगा। और विरूपाक्ष मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको बताना है कि कहाँ है भारत में। तो हम बताएंगे भारत के राज्य कर्नाटक में है, ऐसे बोल दीजिए। या भारत का जो है छोटा सा क्षेत्र हमारा कर्नाटक हम्पी में है, ऐसे बोल दीजिए। कुछ भी आप बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि राज्य बोले, स्टेट बोले, क्षेत्र भी बोल दीजिए। याद करने से मतलब होता है, ये नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। देखिए आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ बोला जाता है, ज्योतिर्लिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, शारदा मठ द्वारका, गोवर्धन पुरी, और वेदांत मठ सिंगेरी बोलते हैं, सिंगेरी की स्थापना की। तो कौन किया? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने क्या किए? ज्योति मठ का स्थापना किए। तो ज्योति मठ का स्थापना कहाँ किए थे? तो उत्तराखंड में किए थे। शारदा मठ का स्थापना कहाँ किए थे? द्वारका में, द्वारका, ठीक है, जाइएगा तो मिलेगा। गोवर्धन मठ जाइएगा तो पुरी, याद रखिएगा। और वेदांत मठ की बात करें तो सिंगेरी की स्थापना किए थे। ये सब जो है स्थापना किए हैं कौन? आदि शंकराचार्य। तो ये इंपॉर्टेंट है। और सुनिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसके निर्देशित करता है? पंचायत शब्द जो है, पंचायतन जो शब्द आया था वो निर्देशित करता है, तो मंदिर रचना शैली को करता है। ये पंचायत गांव वाला पंचायत मत समझिएगा, ये भारतीय संस्कृति इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द जो आता है वो मंदिर रचना शैली को प्रदर्शित करता है। कोंड चोलपुरम, यहाँ सुनिएगा, गंगे बोला जाता है, गंगे कोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो हम बताएंगे राजेंद्र चोल ने करवाया था। देखिए गैंग बोलिएगा, गैंग था उनका, कोंड थे चोलपुरम, तो गैंग कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कौन करवाया? तो कौन करवाएगा? जिसके पास गैंग होगा। गैंग मतलब राजा, राजा मतलब उसके पास सैनिक। राजेंद्र चोल का शासन किस समय बना था? तो बनाने वाला राजेंद्र चोल, प्रथम राजेंद्र चोल बोल दीजिए। तो वो गैंग कोंड चोलपुरम का निर्माण करवाए थे, मंदिर का निर्माण कर रहे थे।
एक राजा राज चोल द्वारा जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किया गया, किस शैली द्वारा? तो द्रविड़ शैली द्वारा। ये हम जानते हैं, जब साउथ की बात हो रही है तो गैंग कोंड चोलपुरम मंदिर का हो तो ये भी हमारा द्रविड़ शैली में चला जाएगा, राजा राज चोल भी चला जाए, बृहदेश्वर मंदिर में चला जाएगा। मतलब राजा राज चोल मतलब राजा राज प्रथम द्वारा ये जो है बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया था, जो कि द्रविड़ शैली के रूप में, और बृहदेश्वर मंदिर को ही राजा राज चोल मंदिर भी बोला जाता है। समझ गए ना? ये ध्यान रखना, राजा राजेश्वर मंदिर बोला जाता है। राजा राजेश्वर मंदिर जो है वो बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये आप जानते हैं। राजेश्वर मंदिर को ही बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। और ये पता है तंजावुर में, तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में स्थित है, ये आप जान लीजिए। और ये द्रविड़ शैली है, आप जान रहे हैं। और गंग कोंड चोलपुरम पूछते मंदिर का निर्माण कौन करवाए? तो राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाए थे। ये सब याद रखना होगा आपको, ठीक है, सिंपल है। अगर मैं बात करूं और कि बोरोबदूर का प्रख्यात स्तूप एक था, कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप में। देखिए बोरोबदूर अगर पूछेगा तो हम बताएंगे स्तूप है भाई, और ये कहाँ है? तो पता है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का पता है कौन सा द्वीप में? जावा द्वीप में है, समझ गए होंगे। देखिए अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो शिव को। शिव का बहुत ही प्रेमी थे ये, शिव को बहुत मानते थे। देवी देवता उसमें आती थी शिव पार्वती, जितने भी बहुत सारे और देवताओं का भी बना है, ऐसा नहीं है, लेकिन शिव को प्रेमी थे। तो चोलकालीन मंदिर जितने भी थे अधिकांशतः आपको शिव को मिलेगा। और भी बनाए गए हैं, चोल लोग बनाए हैं, लेकिन ज्यादातर शिव को। तो मंदिर स्थापत्य कला की हम बात करते हैं, जो कि प्राचीन में कौन कौन फेमस था ये बात करेंगे। जब साउथ इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें अलग बात है कि चोल पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे देखिए एक तरफ मंदिर है आपका, एक तरफ स्थित, मतलब स्थित कहाँ है? तो जैसे एरेन का विष्णु का मंदिर है, तो आगे तो ये सवाल आपको बनता है कि एरेन जो है किसका मंदिर है? तो एरेन जो है विष्णु का मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है। विष्णु जी का मंदिर है तो वो है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? तो सागर जिले में। सागर जिले में कहाँ पे? एरेन जगह है, उसी जगह पे है। तो याद रखना है, एरेन मंदिर के नाम से किनको पूजा जाता है? तो वहाँ विष्णु जी को बैठाया जाता है। और विष्णु जी को जब बैठाया जाता है तो वो है कहाँ एरेन? तो हम बोलेंगे मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के कौन से जिला में जाना पड़ेगा तब हमको ये मंदिर मिलेगा विष्णु जी का? तो सागर जिला जाना पड़ेगा। और सागर जिला में जब जाइएगा तो वहाँ पे एरेन लिखा हुआ है, उसी जगह पे जगह बना हुआ है इनके नाम से, वहीं पे है विष्णु जी। और विष्णु जी के नाम के मंदिर अगर पूछना है तो एरेन मंदिर बोल दीजिएगा तो मिल जाएगा। क्लियर हो गए? अगर मैं बात करूं और भी तो देखिए भूमरा का शिव मंदिर, तो भूमरा जो नाम सुन रहे हैं ये किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है भाई। अजय शिव जी का मंदिर है, हमको भी दर्शन करने का मन है, सावन आ रहा है, ठीक है भाई। तो कहाँ चलेंगे? मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा आपको। आपको बिहार झारखंड यूपी इस समय नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा एमपी। तो एमपी जाइए, तो भूमरा का जो शिव मंदिर है, भूमरा का जो शिव मंदिर है, वहां जब जाइएगा तो आपको जाना पड़ेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा ना, तो वहां मध्य प्रदेश में एक जिला है, कौन? सतना जिला। सतना जिला आपको जाना पड़ेगा, और सतना जिला जाएगा तो वहीं पे बना हुआ है भूमरा। भूमरा नाम का एक स्थान है, जो कि भूमरा मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसलिए शिव जी को फेमस करने के लिए भूमरा स्थान बना दिया गया, कहाँ? मध्य प्रदेश में। और ये जो है भूमरा कौन सा है, किसके लिए है, किनकी पूजा होती है? हम भगवान शिव की पूजा होती है। चलिए अब करते हैं सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। देखिए लक्ष्मण जी का मंदिर आपको दिखा है कभी? नहीं सुने होंगे। तो सिरपुर में जाइएगा ना तो वहां लक्ष्मण जी का मंदिर दिखेगा। और लक्ष्मण जी का जब मंदिर दिखेगा तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? छत्तीसगढ़ जाना पड़ेगा, मतलब एमपी के पड़ोसिया में जाना पड़ेगा, एमपी के पड़ोसी भाई में जाना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ जाना पड़ेगा। अब छत्तीसगढ़ जाइएगा तो आप भाई मध्य प्रदेश चले गए, छत्तीसगढ़ भी चले जाइए, बगल में है, तो क्या दिक्कत है? अपना राज्य है, अपना सब कुछ है, लोग अपने हैं, चले जाइए। छत्तीसगढ़ जब जाइएगा तो वहां पे एक जिला है रायपुर जिला, तो छत्तीसगढ़ में रायपुर नाम का फेमस है और जिला है। और वहीं पे जाइएगा तो सिरपुर है। सिरपुर इसलिए है क्योंकि लक्ष्मण जी का मंदिर है, तो वही स्थान नाम रख दिया गया सिरपुर। सिरपुर में जाइए, वहां लक्ष्मण जी का मंदिर दिखेगा, सिरपुर मंदिर के नाम से जाना जाता है, और ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला में जाइए, मिल जाएगा आपको। विष्णु जी का एक मंदिर तो हम एरन मंदिर हम जान गए कि एमपी में प्रसिद्ध है, और भी एक मंदिर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि विष्णु जी का एमपी में, वो है विष्णु जी का मंदिर जिसका नाम है तिगवा। तिगवा में जब जाइएगा ना, तिगवा एक जगह भी है, समझ गए? जहां पे भगवान मंदिर का है उस जगह का नाम ही पड़ गया है तिगवा। तिगवा मंदिर, तिगवा जगह, याद रखिएगा। तो तिगवा में जब जाइएगा तो विष्णु जी का मंदिर आपको दिखेगा। लेकिन अब तिगवा जाने के लिए बाहर वाले लोगों को कैसे जाइएगा? तो आगे तो एमपी जाना पड़ेगा ना, तो एमपी जाइए। एमपी जब जाइएगा ना, स्टेशन उतरिएगा तो वहां से करिएगा जबलपुर का लिए, और चाहे जबलपुर स्टेशन है एमपी में चले जाइए, वहां उतर जाइएगा। जब जबलपुर उतरिएगा ना तो वहां पे तिगवा पूछेगा कि हमको तिगवा जाना है, तिगवा आपको पहुंचा दिया जाएगा, समझ गए? वहां पे जाइए, विष्णु जी को दर्शन कीजिए और अपना नारायण नारायण करके चलाइए। चलिए ये भी बात सही हो गया। अगर मैं बात करूं और भी तो नचना कुठारा, नचना कुठारा की बात करें तो ये पार्वती जी का मंदिर है, सबसे बड़ी देवी, सबसे
जो कह सकते हैं शिव जी की पत्नी। तो याद रखिएगा। तो नचना कुठारा जो है जब जाइएगा, नचना कुठारा जब जाइएगा ना, तो वहाँ पे पार्वती जी का मंदिर दिखेगा। अब पार्वती जी का मंदिर तो आपको दिख ही गया, और जगह भी आप जान गए भाई कि नचना कुठारा जाना होगा, लेकिन है कहाँ? तो जहाँ मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश में ही जाना पड़ेगा। ये सब मध्य प्रदेश में ही है, ये सब मंदिर, समझ रहे हैं? मतलब चोल काल की बात हो रही है, प्राचीन स्थापत्य कला है, तो उस समय जब हम पढ़ेंगे, गुप्त काल पढ़ रहे हैं, ये सब सब मिलाया हुआ है, समझे? तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश आपको मिलेगा। तो मध्य प्रदेश जब जाइएगा ना, तो पन्ना, पन्ना एक जगह है, पन्ना आपका बहुत सारा चीज है। पन्ना में, पन्ना हीरा नाम होता है, उसके नाम पे पड़ा है वहाँ। पन्ना आपको वन जीव अभयारण्य मिलेगा, बहुत सारा चीज है, ठीक है। तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश में पन्ना आप जाइए। पन्ना जब जाइएगा ना, तो वहाँ पे नचना कुठारा नाम का स्थान पे पहुंचिए और बोलिए कि हमको पार्वती मंदिर जाना है, आपको पार्वती मंदिर पहुंच जाएगा। और नचना कुठारा के नाम से मंदिर है, इसलिए जगह का नाम भी वही हो गया। चलिए, ये भी बात सही है। और जान लीजिए, अब एक और मंदिर है, फिर भी हमारे भाई सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस सर्च होने वाले मंदिर का जो है, भगवान का नाम कृष्ण का नाम आता है। कृष्ण को छोड़ कैसे सकते हैं? विष्णु का अवतार ही तो कृष्ण है, तो कृष्ण को बोला जाता है। तो कृष्ण के नाम पे एक मंदिर है, जो कि कौन से गांव है बताइए? तो भीतर गांव। भीतर गांव जाइएगा तो वहां पे आपको कृष्ण का मंदिर मिलेगा। कृष्ण का मंदिर अगर जाना है तो उस स्थान पे जाइए जहां पे मंदिर के नाम से चल रहा है। तो भीतर गांव मंदिर, जो कि भीतर गांव में है। चलिए, ये तो हम जान गए, लेकिन है कहाँ? ये उत्तर प्रदेश में है, भूलना ही का नहीं। क्योंकि अगर जाना है कृष्ण से मिलने, तो आगे उत्तर प्रदेश जाइए, और उत्तर प्रदेश जाना है तो आपको मिलने कहाँ जाना है? तो कानपुर जिला में जाना है, मतलब कानपुर जाइए, उत्तर प्रदेश पहुंचिए, कानपुर स्टेशन उतरिए और वहां से भीतर गांव चले जाइए, वहां कृष्ण का मंदिर मिलेगा, दर्शन करके चले आइए। ये सब प्राचीन मंदिर है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। अगर बात करें विष्णु जी का मंदिर, फिर आ गया पिपरिया स्थान भी है, पिपरिया मंदिर भी है। पिपरिया मंदिर पहुंचिए, विष्णु जी के पास जाइएगा, विष्णु जी का मंदिर मिलेगा पिपरिया। और वो कहाँ मिलेगा? तो ये मध्य प्रदेश में मिलेगा, और सतना जिला में ही मिलेगा पिपरिया स्थान पे। सतना जिला में ही शिव का भी मंदिर है और विष्णु का भी मंदिर है। तो ये तो आपका मिलते रहेगा, आप वहां चाहिए मिल जाएगा। एक देवगढ़ है, जो कि दशावतार मंदिर है। सोचिए, दशावतार, 10 अवतार वाले मंदिर का रूप आपको वहां दिखेगा देवगढ़ में। देवगढ़ में मिलेगा, तो ये पता है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है देवगढ़, यूपी। यूपी के कौन से क्षेत्र में जाइएगा? ललितपुर जिला जाइएगा। उत्तर प्रदेश में एक ललितपुर जिला है, जो कि आप जब जाइएगा ना, तो वहां पे देवगढ़ नाम का स्थान भी बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि दशावतार मंदिर के नाम से बना है, जो कि देवगढ़ मंदिर के नाम से जानते हैं। तो वहीं पे जाइएगा तो मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये हो गया प्राचीन भारत का स्थापत्य कला। ये बताना भूल गया था मैं। यहाँ पे देखिए खजुराहो, खजुराहो का मंदिर है, हम जानते हैं। खजुराहो में एक मंदिर है, मातंगेश्वर मंदिर। मातंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। तो खजुराहो मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये जान लीजिए, खजुराहो में है। और ये पता है, ये जो मंदिर है वो मातंगेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, देव को समर्पित है, शिव को समर्पित है, ये हम जानते हैं। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? तो हम बताएंगे महाराष्ट्र के कन्हेरी में स्थित है, ये हम जानते हैं। एक और मंदिर है जो कि बहुत फेमस है, भावनगर में है, याद रखिएगा, भावनगर में, जिसे पलिताना मंदिर बोला जाता है। तो पलिताना मंदिर बोला जाता है, जो कि अवस्थित है भावनगर में। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है पता है? एलिफेंट की गुफा। त्रिमूर्ति के नाम से फेमस होता है जो गुफा है, उसे एलिफेंट का गुफा बोला जाता है। और पता है, एलिफेंट की गुफा तो हम जानते ही हैं। यहाँ पे खजुराहो के मंदिर हिंदू का भी है, जैन धर्म से संबंधित है, मतलब हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे बौद्ध का भी कुछ कुछ हिस्सा बोला जाता है, याद रखिएगा। तो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है खजुराहो का मंदिर, याद रखिएगा। इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, याद रखिएगा। कब समय? 550 से लेके 1050 बताया जाता है, ये जरूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है खजुराहो का मंदिर, जो कि हिंदू और जैन धर्म से संबंधित होता है। और याद रखिएगा, चंदेल शासकों ने बनवाया था। एलोरा का प्रसिद्ध जो है शैलकृति मंदिर एवं गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से है। याद रखना है, खजुराहो मंदिर में ज्यादातर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। अगर एलोरा का पूछ दे मंदिर, तो आप बताइएगा हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों का बताया जाता है, ठीक है। अगर पूछे पशुपतिनाथ मंदिर जो है कहाँ है, तो हम बताएंगे नेपाल, काठमांडू में है, बहुत फेमस है, आप जा सकते हैं। बिहार में अगर आते हैं तो बगल में ही है, घूमते हुए चले जाइए। उतारेगा जानकी स्थान पे, जो कि सीता जी का जहाँ जन्म स्थान बताया जाता है। और वहां से फिर आपको पशुपतिनाथ चले जाइए, जो कि शिव का बहुत ही अच्छा मंदिर है। बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो अजंता की गुफा जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि महाराष्ट्र में है। और एलोरा गुफा जो है कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसका निर्माण जो है किन शासकों ने करवाया था? राष्ट्रकूट ने करवाया था, जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये भी इजी है। और ये अंतिम जो आपका सवाल है कि प्रसिद्ध है नैमिषारण्य तीर्थ जो है किस जनपद में है? तो सीतापुर उत्तर प्रदेश जनपद में है।
याद रखना है। जनपद पूछे सीतापुर कहाँ है, तो यूपी में है। और याद रखना है कि नैमिषारण्य तीर्थ है, याद रखिएगा तीर्थ है, तो सीतापुर। अगर पूछे शैलकृति मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है, तो कैलाश मंदिर को माना जाता है, जो कि एलोरा में है। तो एलोरा में कैलाश मंदिर है जो कि फेमस है। आप जान गए हिंदू बौद्ध और जैन का समन्वय है, याद रखना है। और खजुराहो भी हिंदू और बौद्ध जैन का ज्यादा समन्वय है, बुद्ध का नाम नहीं आता है, इसलिए हम बुद्ध को नहीं रखेंगे। मिलता है, आप जाइएगा वहां पे, ठीक है, वो अलग बात है। बौद्ध गुफा मंदिर जो है सबसे प्रसिद्ध है, जो कि अजंता की गुफा के नाम से जानते हैं, जो कि महाराष्ट्र जाइए, जो कि अभी विवादित है, तो सवाल आने की संभावना है। हाँ, जो इकोनॉमिक्स का डिमांड किए हैं, कमेंट किए हैं, मैं जरूर उनका पूरा कर दूंगा। एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले पूरा इकोनॉमिक्स में खत्म करके दे दूंगा, आप पढ़ के चले जाइएगा, अवश्य हो जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। ऐसे इकोनॉमिक्स का पढ़ाया हुआ है, आप उसे पढ़ के चले जाएं, काफी है आपके लिए। जो इकोनॉमिक्स को देखना चाहते हैं, जिनके लिए इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, वो प्लीज पढ़ के जाइए, आपका सारा हो जाएगा, प्लीज, ठीक है।